म्यांमार व पाकिस्तान की तरह भारत में नहीं हो सकता है तख्ता पलट। आखिर क्या है भारत की संवैधानिक व्यवस्था? आइए वनडे मैटरम्स के इस खास कार्यक्रम अपन नज़रिया में जानते हैं इसकी वजह, और यह भी जानेंगे कि म्यांमार की घटना तख्ता पलट से भारत पर क्या असर पड़ेगा। हम पाकिस्तान सहित उन देशों का भी जिक्र करेंगे जहां या तो सैन्य तख्तापलट हो चुका है या फिर वहां ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दे दिया है कि क्या सेना के पास इतने अधिकार होने चाहिए कि वह चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर खुद काबिज हो जाए। अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा, चाहे यह बात म्यांमार पर लागू हो या फिर दुनिया के किसी अन्य देश पर। इसी तरह सब चलता रहा तो दूसरे देशों में भी तख्तापलट जैसी घटनाएं आम होती रहेंगी और धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होता जाएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत को देखते हुए ऐसी घटनाएं वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका असर दूसरे देशों पर भी नहीं पड़ता है। क्या कभी भारत में भी म्यांमार जैसी घटना हो सकती है? आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि हमारे संविधान में इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी भी सेना का असर न रहे। लिहाजा लोकतांत्रिक इतिहास के लंबे सफर में अब तक भारत में ऐसी स्थितियां कभी पैदा नहीं हुई। छोटे मोटे अपवाद जरूर हुए हैं और कुछ घटनाओं को इससे जोड़कर भी देखा गया है, लेकिन ऐसे अपवाद कभी सच साबित नहीं हो पाए। जबकि म्यांमार के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी समय समय पर सैन्य तख्तापलट होता रहा है। इन सब के बीच अगर भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें मजबूत हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए दुनिया भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को सराहती रहती है। आइए पहले भारत में सेना और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर क्या स्थितियां हैं इसी का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान सहित उन देशों का भी जिक्र करेंगे जहां सेना तख्तापलट की घटनाएं हुई हैं। दरअसल भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मजबूत हैं, इसीलिए भारत में सेना के तख्तापलट करना बिल्कुल ही असंभव है। यही वजह भी है कि अफ्रीका और लातीन अमेरिका या फिर मध्य पूर्व के कुछ देशों की तरह भारत में तख्तापलट जैसी कोई घटना अभी तक नहीं घटी है। इसके कई स्वाभाविक कारण हैं। दरअसल भारत की सेना की स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी और उसका ढांचा पश्चिमी देशों की तर्ज पर बनाया था। आपको बता दें कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में भी तख्तापलट की घटनाएं नहीं हुई हैं। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने पूरे भारत से सैनिकों की भर्ती की। हालांकि उन्होंने जाति आधारित रेजिमेंट भी बनाई, लेकिन जो दस्तूर और अनुशासन उन्होंने बनाए वो बिल्कुल एंग्लो सैक्सन्स कल्चर की तर्ज पर थी। यही कारण रहा कि भारतीय फौज बहुत अनुशासनात्मक रही है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय फौज की अच्छी खासी तादाद थी और ऐसा नहीं होता तो फौज को विद्रोह करने से कोई नहीं रोक सकती थी। लेकिन उस समय अलग अलग रजवाड़ों और रियासतों की वजह से उतनी एकता नहीं थी और सेना कुछ ऐसे मौके आए जब सरकार और सेना के बीच विरोधाभास की स्थितियां बनी। 1984 में ऐसा ही मौका तब सामने आया जब स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई के विरोध में कुछ सिख यूनिटों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन बाकी फौज एकजुट रही। लिहाजा सिख यूनिटों का विद्रोह खुलकर सामने नहीं आ पाया। अगर हम 60 के दशक के बाद की बात करें तो कार्यकाल में उम्र से संबंधित विवाद को लेकर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को चुनौती दी थी, वह भी कोर्ट में। अब सब जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जनरल सिंह राजनीति में आकर मौजूदा सरकार में मंत्री बन गए हैं। सेना को लेकर एक खबर बहुत चर्चित हुई थी जब एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ आर्मी टुकड़ियों के दिल्ली की ओर मार्च की खबर प्रकाशित की थी, लेकिन उसमें भी किसी तख्तापलट जैसा कुछ नहीं था। भले ही ये दावा किया गया हो कि सरकार में उस समय हड़कंप मच गया था और टुकड़ियों को तुरंत वापस जाने के आदेश दिए गए थे। सेना से जुड़े विशेषज्ञ
सेना तख्तापलट की घटना नहीं होने के पीछे एक और भी कारण मानते हैं। उनका कहना है कि देश में सेना की 7 कमान है और ये संभव ही नहीं है कि एक जनरल एक साथ सातों कमान को आदेश दे, वह भी तब जब इनके कमांडर सेनाध्यक्ष से महज 1 या 2 साल ही पीछे होते हैं। किसी आदेश को इतनी आसानी से वे नहीं मान सकते जो अनुशासन से संबंधित हो। जहाँ तक तख्तापलट की स्थितियों की बात है, यह मौका सेना को तब मिलता है जब देश में बहुत अस्थिरता हो, राजनीतिक विभाजन चरम पर हो और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हों या भेदभाव या अराजकता की स्थिति हो। पर भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा हुई नहीं। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान भी सेना राजनीति से अलग रही और कुछ लोग इस बात के लिए उसकी आलोचना भी करते रहे कि तीनों सेनाध्यक्षों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर इमरजेंसी के बारे में बात करनी चाहिए थी। पर इससे सेना दूर रही तो सेना की नींव में अनुशासन के उस सिद्धांत का होना मौजूद था जो उसे एकजुट रखता है और नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से दूर रखता है। आज तक भारत में यह प्रॉपर्टी चलती आ रही है। इसीलिए भारत को दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में रखा जाता है। पर जब बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आती है तो हम वहाँ के लोकतंत्र को कराहते पाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बार नहीं बल्कि बार बार लोकतंत्र का गला घोटा जाता रहा। पाकिस्तान में लोकतंत्र पर सबसे पहले 1958 में ही चोट कर दी गई थी, जब वहाँ सेना ने तख्तापलट कर दिया था। उसी दौरान अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों में भी तख्तापलट हुए। पाकिस्तान में उस दौरान राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने जनरल अयूब खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अयूब खान में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उन्होंने इस्कंदर मिर्जा की सरकार का तख्तापलट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में 1969, 1977 और 1999 में भी सेना ने तख्तापलट कर दिया था। 1969 में जनरल याह्या खां, 1977 में जियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सरकार का तख्तापलट करते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे में भी ऐसी ही स्थितियां पैदा हुई हैं। वहां राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को भी राजधानी हरारे में उनके घर में नज़रबंद कर लिया गया है। यह दावा किया जा रहा है कि सेना ने वहां तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले तुर्की और वेनेजुएला में भी तख्तापलट की असफल कोशिश हो चुकी है। जहाँ तक बात म्यांमार की घटना और उससे भारत के संबंध की बात है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ इससे भी समझ आ जाता है कि जहां एक और वैश्विक शक्तियां म्यांमार सेना पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रही है, वहीं भारत की ओर से इस घटना पर काफ़ी सधी हुई टिप्पणी की गई है। भारत ने अपने बयान में कहा है, देश में कानून का शासन बना रहना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उधर म्यांमार के यांगून स्थित भारतीय दूतावास ने भी परामर्श जारी किया है, जिसमें वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि आवश्यक सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से भी संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों का घटनाक्रम म्यांमार और भारत के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चालाक चाइना चाहेगा कि भारत और म्यांमार के रिश्ते खराब हों। भारत और म्यांमार के बीच 1640 किलोमीटर की सीमा भी है और चीन चाहता है कि वहां एक सरकार हो जो कि उसके राष्ट्र हितों को देखे और उसे म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी तक भारत की सागरीय सीमा तक आने दिया जाए। ऐसे में भारत को इस एंगल से म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।